सो हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी एजी। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी एजी एंट्रेंस एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुए हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ओके, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला दिया है हमारा टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। सबसे पहला सवाल है हमारा, सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर किससे प्राप्त की जा सकती है? पहला ऑप्शन हमारा अधिक साधनों से, बी ऑप्शन हमारा अधिक अनुदान से, सी ऑप्शन है अधिक तकनीकी सहायता से, और डी ऑप्शन हमारा उत्पादों के अच्छे मूल्य से। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जो सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, ये हम बेसिकली देखा जाए तो अधिक जो टेक्नोलॉजी होती है इनको यूज से हम प्राप्त करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि अधिक तकनीकी सहायतों के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही हमारा सुस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मेन एम होता है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन इज द राइट हो जाता है। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है बी क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया है गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। इसमें पूछा है बेसिकली कौन सा स्टेज हानिकारक होता है। पहला ऑप्शन है लार्वा स्टेज, दूसरा ऑप्शन है हमारा ग्रब स्टेज, तीसरा ऑप्शन है हमारा निम्फ स्टेज, और चौथा हमारा मैगट स्टेज। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, गेहूं का खपड़ा कीट जो है, इसका हानिकारक जो स्टेज होता है, जो गेहूं को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, वो हमारा है गर्भ स्टेज, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है, इसमें दिया है सफेद जो भृंगक होता है, सफेद भृंगक जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है हेलिको वर्पा आजमीजीरा, बी ऑप्शन हमारा होलोट्राइकिया कंसेंगोनिया, सी ऑप्शन हमारा स्पोडिप्टेरा लाइटूस, और डी ऑप्शन हमारा बमेसिया टबेसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी ऑप्शन, यानी कि होलोट्राइकिया कॉन्सेगोनिया। ओके, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दीमक है, इसके निवास स्थान को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन हमारा कैनाल, दूसरा ऑप्शन हमारा टनल, तीसरा ऑप्शन है माउंड, और चौथा ऑप्शन हमारा केव। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हो जाता है सी ऑप्शन, यानी माउंड। देखिए, दीमक के निवास स्थान को हम माउंड के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, अगला हमारा देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला इसमें दिया है कि पायरिला कीट जो होता है, पायरिला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिला जो कीट होते हैं, इन कीटों में कौन से किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा चुभाने एवं चूसने वाले, और दूसरा ऑप्शन है काटने एवं चबाने वाले, सी ऑप्शन है चबाने एवं चाटने वाले, और डी ऑप्शन हमारा सुक्काकार। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा चुभाने एवं चूसने वाले। क्योंकि पायरिला जो कीट होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि फलों के रसों को चूसते हैं, और ध्यान दीजिए, और ये क्या करते हैं? चुभाते भी हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? चुभाते हैं, यानी कि जो पायरिला कीट होते हैं वो फल होते हैं या फूल होते हैं, उनके अंदर चुभाते भी हैं। तो इस प्रकार से हमारे चुभाने एवं चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। अब एक और सवाल आ जाते हैं कि काटने एवं चूसने वाले मुखांग किसके अंदर पाए जाते हैं? तो काटने एवं चूसने वाले, ध्यान दीजिएगा, काटने एवं चूसने वाले, ये जो मुखांग होते हैं ना, ये बेसिकली किससे पाए जाते हैं? मधुमक्खी में पाए जाते हैं, मधुमक्खी में पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, काटने एवं चूसने वाले जो मुखांग होते हैं वो हमारे मधुमक्खी में पाए जाते हैं। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है कि कायांतरण को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल, बल को कहा जाता है। तो कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल को क्या कहा जाता है? ये बेसिकली आपने फार्म मशीनरी एंड पावर, यानी कि आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
किसी अभियंत्रण में आप लोग को देखने को मिला होगा ये सवाल। अगर आपने मन से पढ़ा हो तो ये आप लोग को पता होगा। पहला है प्रारूप, दूसरा है खिंचाव, तीसरा है अश्वशक्ति, चौथा है जोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका बेसिकली करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है खिंचाव। तो कार्यान्वयन को खींचने के लिए कुल आवश्यक बल को हम क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है हैरो यंत्र है। ये पूछा है कि जो हैरो है वो किस प्रकार का भूपरिष्करण का यंत्र है। पहला है प्राथमिक भूपरिष्करण, दूसरा है न्यूनतम भूपरिष्करण, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो हैरो है ओके, ये बेसिकली ना ही प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र है और ना ही न्यूनतम भूपरिष्करण का यंत्र है। बेसिकली जो हैरो है ये हमारा द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है। किसका यंत्र है? द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है। ओके, तो हैरो जो हमारा है वो क्या है? द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है। इसके अलावा अगर जो पूछ लेता जो रोटावेटर है, कल्टीवेटर है, ये किस प्रकार का भूपरिष्करण का यंत्र है? तो ये हमारा प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र हो जाता है। ओके, इसके अलावा शून्य भूपरिष्करण का जो यंत्र होते हैं उसके अंतर्गत हमारे आ जाते हैं खुरपी और फावड़ा। खुरपी और फावड़ा जो है हमारी, ये हमारी शून्य भूपरिष्करण के यंत्र है। और प्राथमिक भूपरिष्करण में हमारे रोटावेटर और कल्टीवेटर जो होते हैं वो हमारे प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र में आ जाएंगे। ओके, समझ गए होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला दिया 8वें नंबर पर कि थ्रेशर का उपयोग किया जाता है। तो थ्रेशर का जो उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ही साधारण सवाल है। इसमें दिया है अनाज की बुआई में, फसलों की कटाई में, अनाज की मिलिंग में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? अनाजों की मिलिंग में। मिलिंग का मतलब क्या होता है? मिलिंग का मतलब ही होता है कि जो फसल है, फसल से जो बीज होते हैं उनको निकालना ही हमारा मिलिंग कहलाता है। ओके, जिसे हम थ्रेशर के माध्यम से करते हैं। अनाजों की बुआई करने के लिए जैसे डिबलर के यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है। और भी जैसे पोटैटो डिबलर यंत्र हो गया, काफ़ी यंत्र हैं जो बुआई के लिए उपयोग करते हैं। ओके, फसलों की कटाई के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? फसलों की कटाई के लिए हम कंबाइन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कंबाइन का उपयोग करते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कटाई के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं और अनाज की बुआई के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ओके, तो आप लोग को पता हो गया होगा फसलों की कटाई के लिए कंबाइन का और बुआई के लिए जैसे डिबलर यंत्र का उपयोग करते हैं। अगला है कि बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बीज अंकुरण यानी सीड का जो जर्मिनेशन होता है, इसको टेस्ट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो पहला है ब्रोमाइड का, दूसरा है आयोडाइड का, तीसरा है क्लोराइड का और चौथा है फास्फाइड का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है क्लोराइड का। ओके, जो हमारा सीड जर्मिनेशंस होता है, ठीक है, इस सीड जर्मिनेशंस होता है, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं। सही हो जाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम तो 10वां नंबर पर क्या दिया है कि संकर धान के 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए निम्न नर्सरी में बीज दर होगी। तो बेसिकली पूछा है कि संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करने के लिए कितने केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है? तो पहला है 40 से 42, दूसरा है 30 से 32 और तीसरा है 25 से 27 और चौथा है 28 से 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है वो हमारा हो जाता है 18 से 20। कितना? 18 से 20 केजी। बेसिकली 18 से 20 केजी ही हमारा धान की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर धान की बुआई के लिए जो संकर धान होते हैं हाइब्रिड सीड होते हैं उनके लिए उपयुक्त होता है। ओके, अगला हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है। इसमें दिया सीड प्लॉट टेक्निक अपनाते हैं। पहला ऑप्शन है प्याज में, आलू में और सी ऑप्शन है गन्ने में और चौथा है टमाटर में। तो जो सीड प्लॉट टेक्निक होता है यह बेसिकली हमारा आलू में उपयोग किया जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज हमारे पुष्कर नाथ ने किया था। किसने? पुष्कर नाथ। तो इसीलिए इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ओके, अगला देख लेते हैं। तो अगला हमारा है ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है। ग्रोवर क्या होता है? बेसिकली आपको पता होना चाहिए ग्रोवर क्या होता है। ग्रोवर एक समझ लीजिए एक प्रकार का सीड होता है।
ग्रोवर क्या है, एक प्रकार का सीड होता है जो कि हम प्लांट ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग करते हैं, जो कि हमारे ब्रीडर वाले जो ब्रीडर होते हैं, ठीक है, ब्रीडर, तो ब्रीडर क्या करते हैं, ब्रीडर सीड का तैयार करते हैं, ब्रीडर सीड का। ओके, तो जो ब्रीडर सीड जो हमारा होता है, बेसिकली उस सीड को हम बोलते हैं ग्रोवर। उस सीड को क्या बोलते हैं हम, बेसिकली उस सीड को हम क्या बोलते हैं, हम ग्रोवर बोलते हैं। ओके, ओके, तो हम ग्रोवर के लिए हम किस रंग का टैग का उपयोग करते हैं, ये पूछा है। तो पहला है सफ़ेद, दूसरा है पिंक, ओके, तीसरा है हरा और चौथा हमारा पीला। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है पिंक। ओके, तो हम पिंक कलर का टैग उपयोग करते हैं, हो जाता है। ओके, अगला देख लेते हैं, हमारा जो जलद बीज होता है, इसकी अंकुरण क्षमता परीक्षण है। जो जलद बीज होता है, इसकी अंकुरण क्षमता परीक्षण क्या है, इसके लिए हम किस प्रकार का परीक्षण करते हैं। पहला है टेट्राजोलियम परीक्षण, तो बेसिकली आपको पता होगा, ये हम सीड की जर्मिनेशन टेस्ट पता करने के लिए करते हैं, ठीक है, अंकुरण क्षमता पता करने के लिए करते हैं। दूसरा है अंकुरण परीक्षण, बेसिकली यही हो गया, एक ही हो गया। तीसरा है क्षेत्र परीक्षण। क्षेत्र परीक्षण का मतलब क्या होता है कि उस सीड को हम बेसिकली उस एक एरिया में क्या करते हैं, एक एरिया में हम उसको ग्रो करके चेक करते हैं कि वो उग रहा है कि नहीं, और उसमें हम 100 बीज का उपयोग करते हैं। कितना, 100 बीज का उपयोग करते हैं। 100 बीज में से जितना बीज हमारा उग जाता है, वो हमारा परसेंटाइल में काउंट कर लेते हैं, तो वो हमारा क्षेत्र परीक्षण कहलाता है। अगला है प्रारूप परीक्षण। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, 13 नंबर का। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर हमारा हो जाता है, वो हमारा होता है टेट्राजोलियम परीक्षण। तो किसी भी प्रकार का जो बीज होता है, उसको अंकुरण क्षमता पता करने के लिए हम टेट्राजोलियम परीक्षण का उपयोग हम करते हैं। ओके, अगला हम देख लेते हैं। अगला हमारा है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गेहूं का जो जीन बैंक है वो कहाँ स्थित है। ये बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं कि गेहूं का जो बीज होता है, या फिर गेहूं का जो जर्म प्लाज्म होता है, उसको क्या करते हैं, उसको हम एक निश्चित, ये हमारा एक एरिया बना हुआ है, एक बोले तो एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, जहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, संरक्षित करते हैं उसको। उसी को हम एक प्रकार का जीन बैंक बोलते हैं, क्योंकि गेहूं के जीन का उपयोग करके या फिर गेहूं के केंद्र या न्यूक्लियस का उपयोग करके वहाँ पर रखते हैं उसको। ओके, वो हमारा क्या होता है, जीन बैंक होता है। पहला ऑप्शन हमारा है RAII, ठीक है, RAII। तो हमारा RAI है, ये हमारा हो गया, ठीक है, जो कि हमारा नई दिल्ली में है। दूसरा है करनाल में, तीसरा है हमारा लुधियाना में, और चौथा है कानपुर में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है, वो हमारा हो जाता है लुधियाना में। ओके, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। अगला हमारा आता है 15 नंबर पर कि अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रतिस्पर्धात्मक फसल, दूसरा है संपूरक फसल, और तीसरा है अनुपूरक फसल, और चौथा हमारा है परस्पर अवरोधी फसल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है, वो हमारा होता है प्रतिस्पर्धात्मक फसल। देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी फसल, किसी भी मुख्य फसल के अंतर्गत कोई फसल अगर जो ग्रो कर रही है, तो वो ग्रो करेगी, तो वो बेसिकली वो कम्पिटिट करेगी। क्या करेगी, वो कम्पिटिट करेगी मुख्य फसल से। तो कम्पिटिट करेगी, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, कम्पिटिटर क्रॉस बोलेंगे, जो कि हिंदी में उसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धात्मक फसल। संपूर्ण फसल क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें देखिए रीजन है। संपूर्ण फसल ऐसी फसल होती है, ठीक है, जो कि मुख्य फसल के नष्ट हो जाने पर, ओके, मुख्य फसल के रूप में कार्य करती है, उसको बोलते हैं संपूरक फसल। ओके, अगला हमारा 16 नंबर पर कि अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात, यानी कि हमारा LER का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो LER का फुल फॉर्म क्या होता है, लैंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, और आर का मतलब हो गया रेशियो, इक्विलिब्रियम रेशियो हमारा हो गया। तो इसका रेशियो कितना होता है। तो अंतः फसली खेती लाभदायक होती है, परंतु इसमें जो भूमि का जो रेशियो होता है वो कितना होता है। पहला है 0, 1 से कम, 1 और 1 से अधिक।
तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया 1 से अधिक। LER का जो रेशियो होता है वो 1 से अधिक होता है। अगला हमारा है 17 नंबर पर कि फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो देखिए, जैम और जेली दो चीज़ें होती है, ठीक है। जैम और जेली, जैम बनाने के लिए हम जो जो जितने भी प्रकार के जो फल होते हैं, ठीक है, जो जितने भी प्रकार के हमारे गूदा वाले फल होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं। और जबकि जेली बनाने में हम जितने भी खट्टे वाले फल होते हैं उनका उपयोग करते हैं। ओके, जेली में देखा जाए तो हम पेक्टिन अम्ल का उपयोग नहीं करते हैं, और हमारा जेली में हम क्या करते हैं, पेक्टिन अम्ल का उपयोग करते हैं, पेक्टिन का उपयोग करते हैं। पेक्टिन की मात्रा कितनी होती है, 1% होती है, ठीक है। जेली में पेक्टिन की मात्रा 1% होती है, और जैम में पेक्टिन का उपयोग हम नहीं करते हैं। ओके, और जैम में हम गुदादार वाली फसलें होती है उनका हम उपयोग करते हैं। ओके, तो इसमें दिया है जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता ही चल गया होगा, इसका राइट आंसर हमारा है साइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ओके, करेक्ट हो जाता है। अगला हमारा 18 नंबर पर सवाल है, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है। तो हम जब किसी भी चीज़ का संरक्षण करते हैं तो उस चीज़ का क्या होता है, कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे इसमें ये पूछा है कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें बहुत ही कम कॉस्ट में उसको संरक्षित कर सकते हैं। तो पहला है जेली बनाना, कैनिंग करना, जमाना और धूप में सुखाना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, धूप में सुखाना। धूप में सुखाना देखा जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, मान ले कोई भी फसल हो या फिर कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, धूप में सुखा दें। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं है और सूख जाएगा और वो क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा। जबकि जेली बनाने में बहुत ही ज़्यादा के प्रोसेस का अपनाना पड़ता है। कैनिंग में भी बहुत ज़्यादा बोल रहे डिब्बा बंदी का प्रोसेस है, एक निश्चित तापमान पे उसको रखा जाता है फलों को। ओके, जमाने में भी प्रोसेस लगता है हमारा। तो देखा जाए तो सबसे जो सस्ता है वो हमारा धूप में सुखाना हो जाता है। अगला है हमारा, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारण होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। पहला है जिंक, बोरान, फास्फोरस और सल्फर। तो बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला जो पोषक तत्व है वो हमारा हो जाता है फास्फोरस। अगला नंबर 20 नंबर पर दिया है कि अनाजों का जो भंडारण करते समय क्या करना चाहिए। तो अनाजों को भंडारण करते समय क्या करना चाहिए पूछा है। तो पहला है सुखाकर अनाज का भंडारण करें, दूसरा है पुरानी बोरियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और तीसरा है भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए, और चौथा हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है उपयुक्त सभी। अनाजों को भंडारण करते समय क्या क्या करना चाहिए, तो हमारा है सुखा कर उसको भंडारित कर दे, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल ना करें, नई बोरियों का इस्तेमाल करें, भंडारण की जगह का भी उपचार करें, वहाँ पर हम जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं उसको छिड़क दे, जिससे हमारा मेलाथियान हो गया, ठीक है, इन सब का उपयोग कर दे। तो ये सभी हमारा राइट आंसर हमारा हो जाता है। चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखे, अगले वीडियो में भी देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।